पेड बाय परचेजिंग कंपनी। बेटे यहां पे क्या करते थे, याद है, गुडविल टू बैंक। तो बेटे यहां पे नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व टू बैंक। लो बेटा, या प्रॉफिट एंड लॉस टू बैंक, हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान रहे हैं। और यहां पर कैपिटल एक्सपेंस मान रहे हैं। ले लीजिए बेटे, फिर वही बात, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो बेटे अब मुझे एक ही बात बतानी है, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व की यहां पे क्यों करेंगे, यहां क्यों नहीं करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आखिरी चर्चा के समय खड़ा हूं, बहुत ही सिंपल सी बात बताने जा रहा हूं। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का मैं सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा, फिर रेलेवेंस बताऊंगा, और फिर इसकी बेटे इसी की, हाँ इसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। लो बेटा, बेटा पहली बात, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है। रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स which are kept aside by any corporate entity for future uncertainties। बेटे भविष्य अनिश्चित है, कल क्या हो जाए, उसके लिए प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट हम निकाल कर रिजर्व्स में रख देते हैं, कुछ पार्ट निकाल कर रिजर्व्स में रख देते हैं। अब बेटे रिजर्व्स दो तरह के हो सकते हैं। रिजर्व्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ध्यान से बेटे, ध्यान से, और ये लिख भी ले बेटे, मैंने इसकी पीपीटी नहीं बनाई, आपको लिखना होगा। जनरल रिजर्व, तो बेटे जनरल जनरल खाते में आता है, जैसे जनरल डब्बा उसका ट्रेन का, या स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या है, हमने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई है। जैसे कि मूवी आई थी मुझसे शादी करोगे, सलमान खान ने पोटलियां बनाई थी, ये मेरी दादी माँ के ऑपरेशन के लिए, ये मेरी बहन की शादी के लिए। तो बेटे स्पेसिफिक पर्पस था, सिंकिंग फंड के लिए, डिवेंचर सिंकिंग फंड के लिए, टी डेवलपमेंट के लिए। तो बेटे स्पेसिफिक पर्पस मींस टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस गिवन। जो बेटे गिवन होगा उसी के लिए, उसी के लिए। और बेटे दूसरा जनरल रिजर्व, बेटे नाम है, कहीं भी यूज कर दो बेटे, जैसे स्टेपनी होती है ना बेटे गाड़ी की, कहीं का भी टायर पंचर हो जाए वहां लगा दो। अब बेटे स्पेसिफिक रिजर्व्स में आ रहा हूं, स्पेसिफिक रिजर्व्स लिख लिया जी वहां तक। स्पेसिफिक रिजर्व्स में दो तरह के रिजर्व्स हो सकते हैं, एक स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। बेटे कोई नहीं समझाएगा इतना डिटेल में जितना मैं बता रहा हूं, मैं बेटे बाल की खाल उतार रहा हूं। नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, आराम से बेटे, बेटे एक होते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और एक होते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। दोज रिजर्व्स which are compulsory to be created।
those reserves which are compulsory to be created as per law are named as statutory reserves. आराम से बेटे लिख लो बेटे, आराम से, बस 1-2 मिनट की बात रह गई है, क्वेश्चन करना है, खत्म हो जाएगा बेटे का। बेटे जो रिजर्व्स कंपलसरी क्रिएट होते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व, पता नहीं नाम भी सुना नहीं सुना आपने, नहीं सुना तो सुन लो। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, बेटे ऐसे बड़े सारे होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं बेटे इन रिजर्व्स के ऊपर, बहुत ही कीमती चीज बताने जा रहा हूं। These reserves are no doubt not an expense, हमें मालूम है कि ये एक्सपेंस नहीं होते, no doubt not an expense or loss, rather appropriation of profits, but still can be debited in profit and loss account and taxable profits, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं बेटे, and taxable profits will be calculated after deducting statutory reserves, बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बेटे ये फिरंगी ना बड़े हरामी थे, हमारे देश से कच्चा सामान ले जाते थे, प्रोड्यूस करते थे, हमारे देश में लाके बेच देते थे। तो बेटे हमारे को कैपिटल गुड्स बनानी नहीं आती थी जब हमारा देश आजाद हुआ। तो हमारे देश में जब इनकम टैक्स एक्ट बना तो उन्होंने एक बात निकाली कि जो भी कंपनी, जो भी व्यक्ति इंडियन मेड कैपिटल गुड्स खरीदना चाहता है, जैसे आजकल मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बेटे जो भी खरीदना चाहता है तो बेटे अब कैपिटल गुड्स तो महंगी आती है, तो वो अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल दे, एप्रोप्रिएट कर दे। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिजर्व आया था, इन्वेस्टमेंट अलायंस रिजर्व। इसका मतलब आप अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भविष्य में कैपिटल गुड्स के अंदर 8 साल के अंदर, 8 साल, तो आप क्या करो, अभी से
कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का कहां डालो, स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल दो, उसका नाम उसमें डाल दो और वो पैसे को टच मत करो। हम क्या करेंगे, उन प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे जबकि वो आपका एक्सपेंस नहीं है, फिर भी हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मैं नहीं कह रहा, लॉ मेकर्स कह रहे हैं। लेकिन आपको एक वचन निभाना पड़ेगा कि 8 साल जब पूरे हो जाए तो आप वो पैसे उस पोटली से निकालकर जिस पर्पस के लिए रखे थे उसी को लिए यूज कर दो। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के लिए रखे थे तो बेटे 8 साल में आप उसकी इन्वेस्टमेंट खरीद लो। अगर आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए रखे थे तो 8 साल में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की खर्चे कर दो। अब बेटे इससे होगा क्या, हमारे देश में आप बताइए एक सरकार टैक्स क्यों लेती है, टैक्स लेकर डेवलपमेंट ही तो करना चाहती है। तो हम कहते हैं आप हमें टैक्स मत दो यार, आप वो पैसे अपने आप डेवलप करो, हमारा काम भी हल्का हो जाएगा, हम आपसे ले फिर खर्चा करें। तो बेटे इन रिजर्व को क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अब दिक्कत आ रही है, देखो अगर एक कंपनी मान लेते हैं ट्रांसफरर कंपनी है और एक कंपनी ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बनाए हैं, अभी 8 साल पूरे नहीं हुए, कुछ पीरियड हुआ बेटे, मान लेते 3 साल हुए। अब इस रिजर्व के ऊपर ट्रांसफरर कंपनी ने टैक्स तो नहीं दिया होगा, और अभी बेटे पूरे 8 साल भी नहीं हुए, यूज भी नहीं किया। अब हुआ क्या कि 4th ईयर में इस कंपनी ने, ट्रांसफरी कंपनी ने इसको खरीद लिया। हद कर दी, हद कर दी। ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी को 4th ईयर में, 5th ईयर में, 8 ईयर से पहले कभी भी खरीद लिया तो बेटे ये तो कंपनी लिक्विडेट हो गई। और बेटे इस कंपनी को तो बेनिफिट हो गया और इकोनॉमी को लॉस हो गया। इकोनॉमी को लॉस हो गया, हद कर दी। क्यों? क्योंकि हमने तो टैक्स नहीं लिया था, हमने तो कहा था आप उस पर्पस के लिए लगाओ, ना तो वो पर्पस पूरा हुआ ना हमें टैक्स मिला। तो इसलिए एक नई बात आ गई एस 14 में और नॉर्मल भी कि अगर इफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर appearing, if statutory reserves are appearing in the books of transferor company, आराम से बैठे, अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में हैं, then those statutory reserves should be maintained by transferring company। बेटे वो सारे रिजर्व्स जो ट्रांसफरर ने बनाए हुए थे अब किसको बनाने पड़ेंगे, अब किसको बनाने पड़ेंगे, री को कंपल्सरी है। अब कैसे बनाएगी ये, देखिए जी, अगर ये अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ परचेज है और
ये अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ मर्जर है बेटे। अगर परचेज है और अगर मर्जर है तो बेटे परचेज में तो हमने एक एंट्री अभी बताई थी, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। बेटे परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी को बनाने पड़ेंगे। अब ये क्योंकि अमेलगमेशन हुई है इस वजह से एक नया अकाउंट की उत्पत्ति हुई और उसका नाम रख दिया गया अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एडजस्टमेंट की है हमने टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। और बेटे यहां पर एंट्री क्यों नहीं होगी, सोचो जरा बेटे। यहां पर तो आपने जब एंट्री 2 पास की थी इधर, तो ये रिजर्व्स लिख नहीं दिए थे सारे आपने, ये 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 तो बेटे ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स तो आ ही गए एंट्री 2 में, लेकिन परचेज भी रह गए थे, तो इसलिए उसकी अलग से एक एंट्री पास कर दी। अब बेटे डेबिट बैलेंस होगा अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का, एसेट साइड में दिखा देंगे अदर करंट एसेट्स के नीचे, उसकी टेंशन छोड़ दो बेटे। 1.5 घंटा हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, खाली लॉजिक्स कंसेप्ट बातें चर्चा दिमाग में डालता जा रहा हूं। एक क्वेश्चन करूंगा बेटे और वो क्वेश्चन है 13th। आइए जी 13th को एक बार मैं करना चाहूंगा आप सभी, आइए देखें क्वेश्चन 13th। बड़ा ही छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़ते। तो बेटे आपके पेपर में आया हुआ है, ये देख लीजिए 1998। चलिए जी, ऑन 31st March बैलेंस शीट ऑफ एक्स इज एज फॉलोस। बेटे अब ये पुराना मेथड दिया है, पुराने बैलेंस शीट के फॉर्मेट से दिया है, कोई बात नहीं बेटे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस। X Limited took over Y for 6,60,000 payable in the form of equity shares. The scheme of amalgamation also provided 3,000 11% debentures of Y Limited would be converted into equivalent number of 12%. The balance sheet of Y is as follows. बेटे बैलेंस शीट देख लो बेटे, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व है बेटे, जनरल रिजर्व तो नॉर्मल है। पास एंट्रीज अज्यूमिंग अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अंडरलाइन कर दीजिए। वैसे तो यहां पे कहा गया है कि मर्जर मान लो, लेकिन मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि ये पांचों कंडीशंस पूरी भी कर रही है। तो इसका मतलब आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहीं ये परचेज तो नहीं है, कहीं ये मर्जर तो नहीं है। आप समझ रहे हैं ना बेटे, ये चेक करना है कि ये अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ मर्जर तो नहीं है, अमेलगमेशन इन टाइप ऑफ परचेज तो नहीं है। तो आज के बाद ध्यान रखना है। आइए जी देखते हैं, शुरू करते हैं बेटे, 15-10-12 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन 13 वर्किंग नोट नंबर 1। एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड बेटे
ट्रांसफरी कंपनी बन गई, जिसको आप परचेजिंग कंपनी बोलते थे। और ये बेटे ट्रांसफरर कंपनी बन गई, जिसको आप वेंडर कंपनी बोलते थे। और बेटे 6,60,000 रुपए इक्विटी शेयर्स में ये दे रहे। तो बेटे मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट 2, बिफोर attempting any question on corporate restructuring, before attempting any question on corporate restructuring, always check whether it is a case of amalgamation in type of merger or amalgamation in type of purchase। आराम से बेटा, if all the 5 conditions are being fulfilled, it is a case of merger। बेटे वो मर्जर का केस होगा। बेटे पहली कंडीशन, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वर्किंग नोट 3, as all assets and all liabilities are taken over by X, as PC is discharged by issue of equity shares, as there is no mention of dissenting shareholders। बेटे डिसेंटिंग के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा, तो मानेंगे असेंटिंग है। as agreed value of assets and liabilities has not been specified, as same business, same type of business is being followed। अब ये लास्ट कंडीशन अगर नहीं भी दी होगी और पहली 4 सेटिस्फाई होती हैं, इसको मान लेंगे सेटिस्फाई हो रही है। आर बीइंग सेटिस्फाइड, hence it is named as amalgamation in type of merger। वैसे बेटे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर भी मेरी भावना थी सेवा भावना,
मेरा धर्म जो था मैंने उसको निभाया। चलिए जी, सो वी विल फॉलो पूलिंग ऑफ interest method in the accounting treatment of 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 X Limited, that is transferring company। लीजिए, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। आओ जी, बनाना क्या है बेटे? ठीक है जी, तो मैं क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं लेजर अकाउंट्स बना रहा हूं। उसने पूछा ये लेजर अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी। तो मैं बना रहा हूं जी सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, याद है ना। दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बहुत सिंपल है बेटे, 5 मिनट में हो सकता है अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने तो। अब आप अपने सामने वाई लिमिटेड के एसेट साइड रख दीजिए, ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू, तो दिक्कत ही नहीं है जी। 2 मशीनरी 550, 2 फर्नीचर 1 35,200, 2 स्टॉक 3 15,800। लेकिन मैं टेंशन में नहीं हूं, मुझे पता है मर्जर है, बुक वैल्यू को करना है, चुपचाप लिखते जाइए। 2 डेटर्स, सारे एसेट्स बुक वैल्यू। 2 बैंक, लो बेटे। मैंने कहा जी सबसे आसान है मर्जर। आप भगवान से बोले कि मर्जर ही आए आपको, क्योंकि मर्जर में तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने टाइम लगा दिया इतना बक 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 करके, क्योंकि मुझे प्यार है आपसे। आ जाओ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर करो। अच्छा बेटे, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में नहीं आएगा, मेरी गलती है, मैंने इसी में लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट है बेटे ये, और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स बना देते हैं। कोई बात नहीं, मैंने शेड चेंज नहीं की, मैं अकाउंट का नाम ही चेंज कर देता हूं। चलो जी, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, बाय कैपिटल रिजर्व 13,000, बाय फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बेटे सारे डाल दिए ना। अब आ जाइए, बाय 11% डिवेंचर्स, बाय क्रेडिटर्स। लो बेटे, मैं रुक गया बेटे। बेटे एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन टू एसेट्स, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। 4 एंट्री की पोस्टिंग कर चुका हूं। अब पीसी ड्यू करूंगा, एक्स लिमिटेड टू रियलाइजेशन, तो बाय
एक्स लिमिटेड 6,60,000। पीसी रिसीव करूंगा, रिसीव की एंट्री यहां नहीं करते, फिर पेमेंट करूंगा इक्विटी होल्डर्स को। टू इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, खत्म। 9.5 रहोगे थे, ऐश करोगे बेटे। इसको ट्रांसफर को कंप्लीट करो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। 11,42,480, बेटे 12,04,660, बेटे 62,180 बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। लो जी 62,180। हमें क्या लेना है, प्रॉफिट है लॉस है, ऐसी टेंशन में पड़ जाते हो। टोटल करो बस, चलो बेटे। ये आ रहा है 7,22,180। लो बेटे 7,22,180 पहली हो गया बेटे। मैंने कहा था ना बेटे, लॉजिक्स कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो समय नहीं लगेगा, जल्दी काम होगा बेटे। अब मुझे उसने जर्नल एंट्रीज पूछी है, तो मैं लिख रहा हूं जी, जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। 5 मिनट की बात रही बेटे, क्लास ही खत्म होने वाली है। ट्रांसफरी कंपनी, पहला बेटे मर्जर है ना ये, तो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड 6,60,000। आराम से बेटे। बी business merger took place as per AS14। बेटे बेटे मैंने प्रिंट में बिजनेस परचेज लिखा है, आपने मर्जर लिखना है, तभी मैनेज कर रहा हूं। एंट्री टू ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स ले आओ। तो बेटे अब मैं क्या कर रहा हूं, चालाकी कर रहा हूं, मैं वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट फिर खोल दी, सारे एसेट्स, मशीनरी डेबिट। अब मुझे टेंशन ही नहीं लेनी एग्रीड वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे करना है। 550 फर्नीचर डेबिट, 1,35,200 स्टॉक डेबिट, 3,15,800 डेटर्स डेबिट। सारे एसेट्स है ना बेटे। 1,29,300 बैंक डेबिट, 74,360 टू बेटे सारी लाइबिलिटीज। 11% डिबेंचर्स, बुक वैल्यू टू क्रेडिटर्स 1,82,480। बेटे तो नॉर्मल था बेटे, लेकिन मर्जर का केस है, सारे रिजर्व्स, नॉर्मल भी स्टैट्यूटरी भी। अब आप क्या करो, स्टैट्यूटरी तो लिख दो, जनरल रिजर्व रहने देना, क्योंकि वो तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो टू कैपिटल रिजर्व 13,000। टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व बेटे स्टैट्यूटरी 9,700। टू प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं 24,130। अभी मैं जनरल रिजर्व नहीं लिख रहा, वो मैं एडजस्ट करके लिखूंगा, एडजस्टेड फिगर आएगी वैसे 75,350 है। टू बिजनेस मर्जर 6,60,000। आराम से बेटे, बेटे यही एंट्री तो खास है, इसलिए तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड करा रहा हूं कि जो डिफरेंस है वो गुडविल कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। तो चलिए जी, मशीनरी बेटे ये आ गया जी 12,04,660। 3 लाख, ये आ गया जी 11,89,310। आराम से बेटे, आराम से बेटे, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है बेटे 15,350 है, यही आंसर है। बधाई बेटे, इसीलिए तो मैं जनरल रिजर्व नहीं लिखा कि ऑटोमेटिकली पहले जो एडजस्ट होगा वो लिखेंगे। बधाई बेटे, आंसर भी आ गया। जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 15,350। बेटे मर्जर का केस है ना, तो जो डिफरेंस होगा उसको रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू लॉस मानते हैं। तो लिख लें नरेशन, बी assets and liabilities taken over at book values। बेटे लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एंट्री 3, लिक्विडेटर ऑफ वाई डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,60,000 being issue of equity shares to equity shareholders of Y। और बेटा लास्ट में डिवेंचर्स को वो कह रहा है चेंज कर रहा है, तो 11% डिवेंचर्स ऑफ Y टू 12% डिवेंचर्स ऑफ X। खाली अदला बदली कर रहे हैं, कोई टेंशन थोड़ी है बेटे। बी ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर्स, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स, कुछ भी बेटे। आपको जो मेथड बताया इतना इजी है, यहां देखो बुक में तो अलग से नोट क्या बनाकर बताया कि कैसे करेंगे। बेटे आपको भूपेश आनंद के मेथड में अलग से नोट नहीं बनाना, लॉजिक समझ आए मेरे बेटे। बेटे जब रोशनी आती है ना तो हैरानगियां हो जाती है, नयापन दिखता है, कॉन्फिडेंस आता है। बेटे इन्हीं बातों के साथ मैं आज बस आखिरी पॉइंट पे हूं, मैं कुछ समझाऊंगा नहीं बेटे, अपनों से अपनी सी बात है। बेटे आप मेरे अपनी, तो आज लेक्चर 6 हो गया और 2-3 लेक्चर्स में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बेटे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, दिल से कह रहा हूं बेटे। मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एंट्रीज करा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, लॉजिक्स बता रहा हूँ, तो बेटे आपका भी एक धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटे आज आपने वीडियो देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मेरी रिक्वेस्ट है बेटे आप सभी इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करेंगे। और बेटे होमवर्क में क्वेश्चन 14 बेटे अगला क्वेश्चन, अगली क्लास जो हमारी चलेगी लेक्चर 7 में होमवर्क लिखते हैं। क्वेश्चन 13 रिपीट करना है, क्वेश्चन 14 ट्राई कर के आना है। विद्या माता की कसम है। बस बेटे मैं तो कसमें लिख चढ़ाऊंगा क्योंकि आप वैसे तो कर नहीं रहे। प्लीज बेटे बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, बी हैप्पी,
बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं बेटे 7th लेक्चर में।